जय हिंद प्यारे साथियों। मैं दीप सैनी स्वागत करता हूं आपका एडी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एडी क्लासेस के ऊपर जो अपनी अर्जुना सीरीज थी वो पढ़ने शुरू की थी। उसके अंदर अपन 5 क्लासेज अपनी कर चुके हैं और आज मैं कक्षा नंबर 6 आपके सामने लेके उपस्थित हूं। और आज अपन डिस्कस करेंगे जो बच गई जनरेशंस थी। कल अपन ने जो अपना वीडियो था उसके अंदर कल अपन ने 2 जनरेशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। आज अपन जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चीजों को रिकनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे और समझेंगे, सीखेंगे कंप्यूटर को। जैसा कि अपना वादा था, जब आप अर्जुन सीरीज को कंप्लीट करोगे तो आप कंप्यूटर को ना केवल पढ़ोगे, आप कंप्यूटर को सीख चुके होंगे। तो बिना अपना समय जाए किए हुए क्लास शुरू करते हैं और आज अपन पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। 2 जनरेशन अपन ने पहले पढ़ चुकी थी। तो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक बार जनरेशन का जो ड्यूरेशन था, जो समय था। तो मैं बात करूं यदि फर्स्ट जनरेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन का जो समय था 1942 से लेके 1955, जो कि 13 ईयर्स चला था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको ध्यान होगी। सेकंड जो जनरेशन का मैंने आपको टाइम बताया था वो बताया था 1956 से लेके 1964। ये बात भी आपको ध्यान होगी कि 8 ईयर चली थी। इसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन का जो ड्यूरेशन टाइम था वो था 1965 से 1975 और ये 10 ईयर्स चली थी ये जनरेशन। इसके बाद बात करते हैं जनरेशन नंबर 4। तो ये जो जनरेशन है ये 1976 से लेके 1990, जो कि केवल केवल कितने साल चली थी? ये चली थी 14 ईयर्स। ये जो जनरेशन थी नंबर 4 पे, इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर अलग अलग प्रयोग किए गए थे, नाना प्रकार के नए उपकरण इन्वेंट किए गए थे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5। जो जनरेशन थी वो थी अपनी 1991 से टिल नाउ। उम्मीद करता हूँ बात आपको याद होगी, आप रिकनेक्ट कर पाए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी जो थर्ड जनरेशन है उसको शुरू करने वाले हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं थर्ड जनरेशन से। अपन आज बात करने वाले हैं नंबर 3 पे, जो थी अपनी थर्ड जनरेशन, यानी कि तीसरी पीढ़ी। कल के वीडियो में बहुत से बच्चे थे जिनका कमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश और हिंदी में बहुत मीडियम में बताया करो। मैं कोशिश करूंगा आज से कि जो भी अपने टर्म्स होंगे, बेसिक टर्म्स होंगे, उनको बहुत मीडियम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की। तो जो अपनी तीसरी जनरेशन थी उसको इंग्लिश में थर्ड जनरेशन बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आप कॉमन चीज है, कॉमन समझ है तो आप रखते ही होंगे। तो इसके अंदर बात करते हैं, शुरू करते हैं जो इसका टाइम ड्यूरेशन था वहां से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो थर्ड जो जनरेशन थी, तीसरी जो पीढ़ी थी, उसकी शुरुआत हो गई थी कहाँ पे? 1900। थर्ड जनरेशन की शुरुआत हो गई थी, फर्स्ट जनरेशन अपनी 1952 से 1955, सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 और जो अपनी थर्ड जनरेशन थी वो थी 1965 से 1975। ये इसका समय काल हो गया और ये कितनी साल चली थी? 10 ईयर चली थी। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो प्रोग्राम रन करने के लिए किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया था। फिर अपन ने देखा कि जो सेकंड जनरेशन थी, मैं आपको बता दूं, जो अपन जनरेशन पढ़ेंगे उनमें अपन क्या करते चलेंगे? गैप करते चलेंगे, उनको चीजों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो अपन समझ पाएंगे चीजों को। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर था, जो अपना डेटा प्रोसेस के लिए था, वो क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था। फिर इसके बाद जो सेकंड जनरेशन आई उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर। मैंने आपको बताया था
ट्रांजिस्टर के बाद में जो नंबर थर्ड जनरेशन थी, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह क्या उपयोग किया गया था, तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर की जगह उपयोग की गई आईसी चिप। तो लाइन लिखेंगे, इस पीढ़ी में डाटा प्रोसेस के लिए इस पीढ़ी में डेटा प्रोसेस के लिए ट्रांजिस्टर की जगह ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईसी जो चिप होती है, ये जो थर्ड जनरेशन थी, इसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग की गई थी। लाइन को कंप्लीट करते हैं कि इस पीढ़ी में डेटा प्रोसेस करने के लिए ट्रांजिस्टर के स्थान पे आईसी चिप का उपयोग किया गया। उपयोग किया गया। बात करते हैं थोड़ा आईसी जो चिप है, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि आईसी चिप क्या थी। वास्तविकता में ये एक सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी हुई चिप थी। सबसे पहले आपको इसकी जो फुल फॉर्म है, आईसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं आईसी की फुल फॉर्म। तो आईसी की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या ध्यान रख लेनी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आईसी थी, आईसी के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। तो इसकी जो खोज थी वो 1958 में विलियम शोकले, विलियम शोकले ने की थी। इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला हूं, छोटी सी ट्रिक देने वाला हूं, जिससे आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। आपको ध्यान रखना है, जो आईसी आपने बहुत सुना होगा, मेरे फोन की आईसी जल गई है, हमारे टीवी की आईसी जल गई है। इस प्रकार से जो आईसी होती है, ये कब जलती है, जब शॉर्ट होता है। क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं ध्यान रखोगे। आईसी जो शब्द है, उसका संबंध आप कहां से रिलेट कर पाओगे कि आईसी जब जलती है तो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट से शोकले आप याद रख पाओगे। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी, इसके अंदर जो स्पीड थी, कैलकुलेशन जो स्पीड थी वो क्या थी। देखो, मैंने फर्स्ट जनरेशन में आपको बताया था कि जो स्पीड थी वो मिली सेकेंड थी। सेकेंड जनरेशन में अपन ने देखा कि जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकेंड हुई। और जो थर्ड जनरेशन आई, उसके अंदर स्पीड आई थी 10⁻⁻⁶, यानी कि 10⁻⁻⁶, यानी कि माइक्रो सेकेंड। सॉरी, सॉरी, ये सेकंड जनरेशन में थी, मैं कंफ्यूज हूं। फर्स्ट जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड थी, सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड थी। और जो थर्ड जनरेशन थी, इसके अंदर थी नैनो सेकेंड, 10⁻⁹। तो आपको ध्यान रख लेना है, फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी की जो भाषा थी, कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो क्या क्या थी। तो तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ।
ठीक है। जो थर्ड जनरेशन थी उसमें हाई लैंग्वेज जो थी, हाई लेवल की जो लैंग्वेज थी उनका उपयोग हुआ था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो जनरेशन आई थी उसके अंदर लो लैंग्वेज थी, मशीनरी लैंग्वेज थी। सेकंड जनरेशन के अंदर अपने पास असेंबली या फिर कोबोल या फिर फोर्टोन लैंग्वेज यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन में आपको ध्यान रखना है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई थी। इसके बाद में मैं आपको बात बताऊं, इस पीढ़ी में इस पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए इस पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क चुंबकीय डिस्क इंग्लिश नाम आएगा तो वो आ सकता है मैग्नेटिक डिस्क। ध्यान रख लेना है, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग डेटा को स्टोर करने में किया गया था। लाइन को कंप्लीट करते हैं। इस पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक बार स्लाइड को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा जो तीसरी पीढ़ी थी उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1965 से लेकर 1975, जो कि 10 साल चला था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए ट्रांजिस्टर की जगह क्या उपयोग किया गया था, आईसी चिप। आईसी चिप का अपन ने बैकग्राउंड जाना कि जो आईसी चिप थी वो क्या थी, एक इसका जो फुल फॉर्म थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट थी। इसके खोजकर्ता 1958 में किसने की थी, विलियम शोकले। इसके बाद आपको देखना है स्पीड थी 10⁻⁹ यानी कि नैनो सेकेंड। इसके बाद देखिए तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी में डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय डिस्क का उपयोग किया गया। देखो फर्स्ट जो जनरेशन आई थी उसमें डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था या फिर चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया गया था। सॉरी, पंच कार्ड का उपयोग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया गया था, डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय चुंबकीय ड्रम आया। सेकंड जनरेशन के अंदर जो चुंबकीय अपने पास में डेटा को स्टोर करने के लिए आया था चुंबकीय चुंबकीय डिस्क। फिर थर्ड नंबर पे अपने पास में है चुंबकीय डिस्क। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, चीजों को रिकॉल करते हुए आगे चलते हैं। ध्यान रख लेना है कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें चुंबकीय टेप का उपयोग किया गया था। चुंबकीय ड्रम का फर्स्ट जनरेशन में चुंबकीय ड्रम, सेकंड जनरेशन में चुंबकीय टेप और थर्ड जनरेशन में चुंबकीय डिस्क। कंफ्यूजिंग है पर मैं आपको जब जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगी उसके लास्ट में एक बार इनको कंपेयर रूप से लिखवा दूंगा कि आप इसको भूल ही नहीं पाओगे। इतनी चीज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में कुछ और फैक्ट। इस पीढ़ी के कंप्यूटर घेरते थे तथा कम ऊर्जा खपत यानी कि विद्युत ऊर्जा भी कम खपत करते थे। उम्मीद करते हैं इस लाइन समझ में आई होगी कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कम जगह घेरते थे क्योंकि ये साइज में छोटे हो चुके थे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो साइज में कमरे के बराबर थे, सेकंड जनरेशन में थोड़े और छोटे हुए, थर्ड जनरेशन में आते आते ये और छोटे हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे ये जो पीढ़ी थी इसके अंदर जो आईसी चिप उपयोग हुई थी। हाँ, आईसी चिप के बारे में एक चीज और ध्यान रख लेना कि आईसी चिप जो आईसी चिप थी वो अर्धचुंबकीय सॉरी अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन व जर्मेनियम से
मिलकर बनी थी। देखो जो आईसी जो चिप थी उसको बनाने के लिए एक अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, इनसे इस आईसी चिप को बनाया गया था। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रख लेनी है कि प्रथम बार, पहली बार इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर्स में कीबोर्ड का उपयोग डेटा डेटा इनपुट करने में किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको इसके जो मुख्य उदाहरण हैं कंप्यूटर के वो भी ध्यान रखने हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी इसमें कौन कौन से कंप्यूटर हुए थे। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, देखो आपको इसमें ध्यान रख लेना है IBM 360, इसके अलावा IBM 750, PDP-8, इसके अलावा ध्यान रखना है CDC 6600। ये सारे जो कंप्यूटर थे ये थर्ड जनरेशन के थे। स्लाइड को रिपीट करते हैं और समझते हैं कि जो थर्ड जनरेशन थी उस इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो बहुत कम जगह घेर रहे थे एवं विद्युत जो ऊर्जा थी उसकी खपत भी कम हो रही थी। अब आईसी जो चिप थी वो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन व जर्मेनियम से मिलकर बनी होती है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली जो आईसी चिप है उसका निर्माण किस धातु या फिर किस पदार्थ से किया जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना है, या तो आपको ऑप्शन में सिलिकॉन मिलेगा या फिर ऑप्शन में जर्मेनियम मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें पहली बार कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। डेटा को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? कीबोर्ड का। देखो जो अपनी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर डेटा इनपुट के लिए किसका उपयोग किया गया था? मैंने आपको बताया था पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। किसका किया गया था? पंच कार्ड का। फिर आगे बढ़ते हैं कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे प्रमुख वो कौन कौन से थे? IBM 360, IBM 750, PDP-8, CDC 6600, ये मुख्य कंप्यूटर आपको ध्यान रख लेने हैं। यहीं पे आपकी थर्ड जनरेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपन फोर्थ जनरेशन को, यानी कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, देखो अब बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी इंग्लिश में बात करें तो फोर्थ जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन में आपको सबसे पहले इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। ये 1976 से लेके 1990, कुल 14 ईयर्स, कुल 14 साल ये जनरेशन चली। इस जनरेशन के बारे में सबसे पहली जो आपको बात ध्यान रख लेनी है वो यही है कि इस जनरेशन यानी कि इस पीढ़ी को कंप्यूटर विज्ञान की क्रांति माना जाता है। ध्यान रख लेना कि आपसे पूछे कंप्यूटर विज्ञान की जो क्रांति आई थी
कौन सी पीढ़ी में आई थी? वो आई थी फोर्थ जनरेशन के अंदर। आगे अपन बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो अपनी चौथी पीढ़ी थी उसमें डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का। तो ध्यान रखेंगे इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए, इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर, जिसको आप सीपीयू के नाम से जानते हो, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। लाइन ध्यान रखेंगे कि जो तीसरी चौथी जो पीढ़ी थी, इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जो सीपीयू है इसका उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको एक ध्यान रखनी है कि माइक्रो जो प्रोसेसर है इसकी खोज टेड होप नाम के वैज्ञानिक ने 1975 के अंदर करी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस बात को आप ध्यान रख लोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ जनरेशन के बारे में और चीजों की। तो जो चौथी जनरेशन थी, यानी कि इस पीढ़ी में सी सी प्लस प्लस, इसके अलावा सी सी प्लस प्लस, आपको मुख्य रूप से दो ही लैंग्वेज ध्यान रख लेनी है। इनका उपयोग सी सी प्लस प्लस का उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है इस पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो सी और सी प्लस प्लस थी। इसके बाद ध्यान रखेंगे इस पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए इस पीढ़ी में डेटा संग्रहण के लिए रैम तथा रोम का उपयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को रिपीट करते हैं कि इस पीढ़ी को कंप्यूटर विज्ञान की क्रांति माना जाता है। इस पीढ़ी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में सी और सी प्लस प्लस जैसी भाषाओं का जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उनका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया। अब इस पीढ़ी में डेटा को संग्रहण करने के लिए रैम तथा रोम का उपयोग किया गया। रैम और रोम क्या है? रैम और जो रोम है ये मेमोरी के प्रकार होते हैं। आगे चल के आप टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ोगे तो मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, परमानेंट और अनपरमानेंट मेमोरी होती है, इसको आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अब जो अपनी फोर्थ जनरेशन है इसके बारे में कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। तो जो अपनी चौथी पीढ़ी थी इसके अंदर अपने को और ध्यान रखना है कि इस पीढ़ी में
इस पीढ़ी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई चौथी पीढ़ी के बारे में। चौथी पीढ़ी के जो मुख्य फैक्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन बढ़ते हैं नंबर पांचवी पीढ़ी की तरफ, और सबसे लास्ट पीढ़ी है। इसके बाद आपकी कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो समाप्त होती है यहीं पे। चौथी पीढ़ी के आपको कोई मुख्य कंप्यूटर याद रखने नहीं है, क्योंकि चौथी पीढ़ी के बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं आपको वही चीजें, एग्जाम ओरिएंट चीजें बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगी। अब बात करते हैं नंबर 5 पे, पांचवी पीढ़ी। चलो सर, कर दो बात पांचवी पीढ़ी। देखो, बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। तो सबसे पहले इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो आपको ध्यान रख लेना है, 1991 से टिल नाउ, या फिर आप हिंदी में लिख लो अब तक। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन था 1991 से अब तक। अब इसके बारे में आपको एक जो मुख्य बात याद रखनी है कि इस पीढ़ी में एआई यानी कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में इसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ध्यान रखना है कि इस पीढ़ी में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रख लेनी है कि इस पीढ़ी में जो प्रोग्रामिंग भाषा थी, इस पीढ़ी में जावा, सी प्लस प्लस के बाद सी हैज और जावा, ये दो क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पीढ़ी में सी हैज और जावा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद में एक चीज और आपको पांचवी पीढ़ी में ध्यान रख लेनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इस पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर का भी विकास हुआ। मुख्य रूप से जो सुपर कंप्यूटर थे वो पांचवी पीढ़ी में ही आए थे। अब आप समझ रहे होंगे कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। जब आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे तो आप देखोगे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उनको आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ने वाले हो। इसके बाद पांचवी पीढ़ी में आपको इसके कुछ उदाहरण और ध्यान रख लेने हैं, इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर। तो इस पीढ़ी के जो मुख्य कंप्यूटर थे वो कौन कौन से थे, देखो। एक तो परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है,
परम सुपर कंप्यूटर को विशेष रूप से ध्यान रख लेना, बार बार पूछा जाता है कि परम जो सुपर कंप्यूटर था वो किस जनरेशन में आया था। जब भी सुपर कंप्यूटर की बात होगी तो आपको सीधा सीधा ध्यान रख लेना है फिफ्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन। इसको रिलेट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताने वाला हूँ। अपन ने पढ़ा था कि 5 जनरेशन है अब तक, और जब सुपर की बात होगी यानी कि सबसे हाईएस्ट जनरेशन, तो सबसे हाईएस्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन होगी। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे अपनी जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं वो समाप्त होती हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, रिलेट कर पा रहे होंगे, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पा रहा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।